नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, तो आज भी हम एक नए टॉपिक्स के साथ फिर से प्रेजेंट हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी अच्छा लगेगा। आज का टॉपिक्स है हमारा रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस, रीज़न टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो दोस्तों बिना देर किए हुए, बिना डिले किए हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं एक नए सफ़र पर। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे कि रीज़न बेस्ड क्वेश्चन, ये भी क्लास 10 से ही है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। बट दोस्तों, जो भी जितने भी ये रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। अधिकांश एग्जाम में इन्हीं में से एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। हर एक हम लेके आए हैं 15 क्वेश्चंस, टोटल 15 क्वेश्चंस लेके आए हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। सो प्लीज़ ओके आइए और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू मेक द केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। तो सबसे पहली बात आती है कि हम अपनी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव का होता है कि कैसे उसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ज़्यादा सिंपली केमिकल इक्वेशन अगर हम लिख देते हैं, जैसे Na प्लस Cl2 देन 2NaCl, तो सिंपल ये तो क्या हो गई, ये केमिकल इक्वेशन हो गई। अब इसको मोर ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहली बात इसमें हम करेंगे कुछ पॉइंट्स। मीन्स नंबर फर्स्ट मीन्स व्हाट, we can make our chemical reaction more informative by following ways। तो हम कुछ तरीकों से अपनी केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। द पॉइंट नंबर फर्स्ट, by indicating the physical state। Is it clear? Okay, now हम सबसे पहले बात फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहली बात, हम कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं अपनी रिएक्शन को, जो इंफॉर्मेशन दे। तो सबसे पहली बात, हम उसको क्या इंडिकेट करके, फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को रिएक्ट करके हम क्या बना सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, Na प्लस Cl2 देन 2NaCl। फर्स्ट ऑफ ऑल 2Na, Na is what, the physical state of Na is solid, so you have to write what, S। Is it clear? Cl, chlorine is the gas, so you have to write G, and the NaCl is the what, solid, so again you have to write S। So these are the points, so we can make the reaction more informative by indicating or by writing the physical state of the reactant and the product। हम किसी भी रिएक्शन में उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को लिखकर अपनी रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट, by indicating the heat change in the chemical reaction। तो सेकंड बात होती है कि उसमें कोई रिएक्शन में हीट चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो हीट चेंज का मतलब होता है, जैसे हमने बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, देन व्हाट विल फॉर्म CaOH ट्वाइस एंड प्लस व्हाट, हीट, HEAT, हीट, और यू कैन राइट ऑल्सो डेल्टा ऑल्सो। ओके, डेल्टा इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर हीट। तो हम इसमें हीट लिख दिया, तो इससे हमारी रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी कि रिएक्शन हो रही है, इसमें क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है। सेकेंड में CaCO3 एरो, दिस वन इज द व्हाट डेल्टा शो व्हेन वी हीट द कैल्शियम कार्बोनेट देन इट विल डिकम्पोज एंड फॉर्म CaOCO2। इज इट क्लियर? सो इससे भी हम क्या बना सकते हैं, अपनी रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। थर्ड आता है इसमें, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस
द by indicating the conditions in which the reaction takes place। जिस रिएक्शन में हमने कहा कोई कंडीशन होगी, कोई कैटलिस्ट होगा, कुछ होगा, किसी के प्रेजेंस से वो रिएक्शन हो रही है, तो हम उसकी कंडीशन को लिखकर भी, किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन की कंडीशन को लिखकर भी हम क्या बना सकते हैं, उसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ओके, सिंपली अगर बात करें CO कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, देन व्हाट ZNO, ओके, देन Cr2O3 और देन 300 ATM और 300 डिग्री सेल्सियस, देन CH3OH। इज इट क्लियर? सो क्या है, हमने कहा ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, बट इस कंडीशन में कर रहे हैं। ये कंडीशन हो गई हमारी कि जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड क्या हो गए, कैटलिस्ट हो गए, और 300 ATM प्रेशर हो गया और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन पॉसिबल कर होके दोनों रिएक्ट होके और क्या बना लेती है, मेथेनॉल बना लेती है। दिस वन इज द मेथेनॉल, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेथेनॉल। तो हम क्या कर सकते हैं रिएक्शन के अंदर, पहली बात क्या करके फिजिकल स्टेट को लिखकर, दूसरी बात हीट चेंज को लिखकर, तीसरी बात हम क्या करके कंडीशन को लेकर, किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है। तो इस तरीके से हम अपनी रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा क्या होता है, एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन when chemical reaction take place, chemical reaction takes place। एक्चुअली में क्या होता है जब केमिकल रिएक्शन होती है, बात आती है कि केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट तो बनेगा, बट उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में क्या क्या चीज़ होती है, मेन चीज़ क्या होगा, जब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, क्या चीज़ ऐसी हो रही है जो कि प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्या होगा कि व्हाट हैपन व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। सो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, नंबर फर्स्ट, some changes takes place। Number first, what type of change take place? First of all, the rearrangement of atoms takes place। Rearrangement of atoms takes place। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारे एटमों का रीअरेंजमेंट होता है। एटमों का रीअरेंजमेंट होगा कि एटम्स ही होंगे, पहले तो होंगे वो क्या होंगे, रीअरेंजमेंट होंगे, तो रीअरेंज होके क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। सेकेंड वन इज द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है कि ओल्ड बॉन्ड तो टूटते हैं और नए बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं। तो ये दो ही चीज़ें हमारी क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन के समय होती हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, एटमों का रीअरेंजमेंट होगा। सेकंड वन इज द ओल्ड बॉन्ड तो टूटते हैं और न्यू बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं। क्लियर? ओके, नाउ क्लियर ना, दो ही चीज़ें होती हैं कोई भी रिएक्शन होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3। now the question number 3, what magnesium ribbon means, magnesium ribbon is cleaned by rubbing by sandpaper before burning in air। why? कोई भी सैंड पेपर होता है, कोई भी मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको हम एयर में जलाने से पहले, बर्न करने से पहले क्या करते हैं, सैंड पेपर से उसको क्या रब करते हैं। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज
मैग्नीशियम रिबन को इसलिए बर्न किया जाता है, इसलिए रब किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाती है। जब लेयर चढ़ जाती है तो मैग्नीशियम से जब डायरेक्ट उसको जलाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली वो जल नहीं पाएगा, बहुत ही देर लग जाएगी, जल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाती है। कैसे चढ़ती है, कोरोजन से, जो कि हम लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी मेटल जब क्या होता है, एयर में पड़ा रहता है, एक्सपोज रहता है, तो क्या होता है, एक्शन होता है एयर और मॉइस्चर का, उस पर क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर भी कोरोड होकर ऊपर लेयर जम जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है वो हार्ड टफ लेयर होती है, जिससे कि रिएक्शन नहीं हो पाती, एयर में जल नहीं पाता, एयर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। तो उसे करने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, सैंड पेपर से रब किया जाता है। तो बाय बिकॉज मैग्नीशियम रिबन is covered with a hard protective layer of magnesium oxide means the magnesium ribbon is covered with a hard protective layer of magnesium oxide which is formed by the corrosion of magnesium ribbon. So to remove this layer we need to rub by using sandpaper so that the ribbon can be easily burned or react with oxygen or react with air, okay, or we can say that the oxygen and form magnesium oxide. This one is the white color, white powder. ओके क्या होता है कि सिंपली समझ लेते हैं इसको कि क्या होगा। बिकॉज मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, कवर्ड होता है किससे, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर। और हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो विच इज जो किससे बनती है, जब मैग्नीशियम रिबन का कोरोजन होता है, जब कोरोजन होगा तो उसके ऊपर हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। तो उसी लेयर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम, सैंड पेपर से क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं, उस पर रगड़ते हैं। जब रगड़ेंगे उसको रब करेंगे तो इससे क्या होती है कि रिबन क्या होगा, रिबन के ऊपर से रिमूव हो जाएगी, तो रिबन क्या हो जाएगा, कैन बी इजीली बर्न, उससे आसानी से बर्न हो जाता है और रिएक्ट कर लेता है एयर या ऑक्सीजन बोलते के साथ, और क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो कि एक वाइट पाउडर होता है। और ये बहुत डेजलिंग साउंड के साथ और डेजलिंग लाइट के साथ जलता है, ये बहुत ही तेज ब्राइट लाइट के साथ जलता है। तो यही रीज़न है कि क्या कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करने के लिए, मैग्नीशियम रिबन की प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करने के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Next, question number 4. Question number 4 is all the combustion reaction are exothermic. Reactions are exothermic reactions. Why? रीज़न क्या है कि सारी कंबशन रिएक्शन क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। सारी कंबशन रिएक्शन क्या होंगी, एक्सोथर्मिक होंगी। रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न ये होता है, हमें पता है कि क्या है कि मैग्नीशियम रिबन सारी कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक की बात आती है, अब बात आया एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक हम पहले क्लास में बताया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड or evolved.
ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, तो वो रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने कहा गया कि कंबशन रिएक्शन है, किसी भी चीज का कंबशन होगा, कंबशन ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कंबशन जब भी होता है तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो क्या निकलती है, हीट निकलती है। मींस बिकॉज इन कंबशन, in the process of combustion, in the process of combustion, in the process of combustion, heat is released, LEASED, released, heat is released, only this much, okay, because in this process, because in this process of combustion, because in the process of combustion heat is released. For an example, this one is the CH4 an example of methane, METHANE, methane. When burned in air, जब एयर में इसको ऑक्सीजन में जलाते हैं, इसको बर्न करते हैं और कंबशन होता है तो क्या बनता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड प्लस व्हाट क्या निकलती है, हीट निकलती है। ओके ना। जिस रिएक्शन में हीट, किधर मैंने बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट को हमेशा किस साइड लिखा जाएगा, प्रोडक्ट के साइड लिखा जाएगा। तो हीट कहाँ पर लिखी है, प्रोडक्ट के साइड लिखी है, तो ये क्या हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई, क्योंकि कंबशन जो होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और इस प्रोसेस के अंदर हीट निकलती है। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसी के कारण कहा जाता है कि कंबशन रिएक्शन आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द कंबशन रिएक्शन आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? ओके। बीच बीच में चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यस, क्वेश्चन नंबर 5, respiration is an exothermic reaction. Why? अभी बताया है एक्सोथर्मिक बात है कि हीट क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, और क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी या फिर लाइट निकलेगी। जरूरी नहीं हीट ही निकले, हीट भी निकल सकती है, एनर्जी भी निकल सकती है और लाइट भी निकल सकती है। तो ये चीज़ें क्या कहलाएंगी, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। जिसमें एब्जॉर्ब होती है एंडो, जिसमें निकलती है रिलीज होती है एक्सो कहलाएगी। अब बात आती है कि रेस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? बिकॉज इन दिस प्रोसेस ऑल्सो द हीट इज ऑल्सो एनर्जी इज रिलीज, बिकॉज इन रेस्पायरेशन energy is released, which is consumed by our body to carry out physical activities and metabolic activities, तो हमने कहा गया कि क्या होता है कि रेस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, और जब रेस्पायरेशन में हमारा फूड ऑक्सीडाइज होता है तो उससे एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी जब निकलती है तो उस एनर्जी का यूज़ हम क्या करती है, हमारी बॉडी यूज़ करती है, क्या करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो एक ही बात ध्यान रखनी है, किसी में एनर्जी निकलती है या हीट निकलती है, लाइट निकलती है, रिलीज होती है, तो वो एक्सो, और जिसमें ये एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक। ओके, दिस वन ऑल्सो फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज द वर्ड फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is an endothermic reaction. Why? अब क्या आ गया, अपोजिट आ गया, एंडोथर्मिक आ गया। एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। अब हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस in which the green plants or the stem makes its own food with the help of carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll.
अब क्लोर को क्या होता है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट या ग्रीन स्टेम अपना खाना खुद बनाती हैं, अपना फूड खुद बनाती हैं। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। इनका यूज़ करके और क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। इसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस एंडो है। हमने कहा इसमें एंडोथर्मिक का मतलब कैसे पता चला, क्या एंडोथर्मिक, इसमें एब्जॉर्ब क्या हो रहा है। हमने कहा गया कि कोई भी जब रिएक्शन होती है 6CO2 + 6H2O, अभी हमने कहा किसका, क्लोरोफिल CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल और सनलाइट, लाइट, तो इसी का तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है ना, यही तो एब्जॉर्ब हो रही है। सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये क्या कर रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वो C6H12O6 बना लेता है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस के अंदर सनलाइट, ये क्या, सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, सनलाइट एब्जॉर्ब करके ये बना रहा है। तो तभी हमने भी कहा था कि जरूरी नहीं हीट, लाइट भी, हीट भी, और व्हाट एनर्जी, कुछ भी एब्जॉर्ब हो तो क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक। तो कहें इन दिस प्रोसेस sunlight is absorbed, during the chemical reaction, that is why it is an example of endothermic रिएक्शन। अभी हमने बताया कि क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हुआ, क्योंकि इसमें सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है। फिनिश्ड। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, decomposition reaction is opposite to the combination reaction. Why? This is the most important। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जो हीट से, लाइट से या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है। एक प्रोडक्ट डिकम्पोज होके बी और सी बनाता है। क्या है ये, दिस वन इज द डिकम्पोजिशन। वेयर एज इन कॉम्बिनेशन क्या करता है, बी प्लस सी दोनों मिलके क्या बनाता है, ए। दिस वन इज द कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन। तो सिंपली हो गया ना, बिकॉज in decomposition reaction one substance is split into two or more product by the action of heat, light or electricity, okay। whereas in combination reaction two or more substance reacts each other and form a single product. That is why we can say that decomposition reaction is opposite to the combination reaction, okay।
सिंपल क्या बात है, अभी देखो अभी बात आती है कि बिकॉज इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस तो क्या होता है, एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में प्रोडक्ट में क्या होता है, टूटता। किसकी वजह से, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ। सेकंड कंडीशन में कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके, इसके अपोजिट होती है। क्लियर, फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आता है हमारा, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर, all the decomposition reactions are endothermic। why, रीजन क्या है, अभी बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सारे की सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। रीजन, बिकॉज एंडोथर्मिक मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट, लाइट और द इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स in decomposition reaction what, heat, light और energy, heat, light, energy और electricity is absorbed। क्लियर ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी डिकम्पोजिशन हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होगा कि क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, हीट एब्जॉर्ब होती है। तभी क्या बोलते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। क्लियर ना। हीट और एनर्जी दोनों एक ही चीज होंगी। दिस वन इज द थर्मल, लाइट इज द वाटर डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, what happen when quicklime is added with water। क्या होगा अगर हम क्या करते हैं, is added to water, क्या होगा जब हम क्विकलाइम को पानी के साथ ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, क्विकलाइम और हम कह सकते हैं लाइम, और हम क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इज इट क्लियर। कैल्शियम ऑक्साइड इज द केमिकल नेम एंड दिस वन इज द व्हाट, कॉमन नेम और वी कैन से दैट द कमर्शियल नेम क्विकलाइम। तो राइट फर्स्ट ऑफ ऑल write the chemical equation। means calcium oxide react with what, water, the formula of water is H2O, then what will happen, CaOH twice plus heat। so how can we write the statement of this equation, means when quicklime is added to water then calcium hydroxide or we can say that the slake lime will form along with the evolution of heat। तो क्या होगा, तो हमने कहा जब क्विकलाइम वाटर के साथ ऐड होता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में क्या भी निकलती है, हीट निकलती है। सिंपल, क्लियर हुआ ना। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा भाई, सिंपल सी बात है ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हीट निकलेगी और जब हीट निकलेगी तो रिएक्शन क्या हुई, एक्सोथर्मिक, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई। ओके ना। नेक्स्ट, अंडरस्टूड ना। ओके, वेरी गुड। नाउ 10 क्वेश्चन नंबर 10 question number 10। what is the question number 10, what happen when ferrous sulfate what happen when ferrous sulfate crystal
फेरस सल्फेट क्रिस्टल हीटेड नॉर्मली। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। सेकंड क्वेश्चन एक और बनता है 11, व्हाट हैपन व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हीटेड स्ट्रांगली। ये दो क्वेश्चन बन के आते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, बस यहाँ पर नॉर्मली है और यहाँ पर क्या है, स्ट्रांगली है। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ जाता है, सिंपली है। सबसे पहले बात करते हैं कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल दो बार लिखा गया। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। This is the ferrous crystal sulfate. This one is the ferrous sulfate FeSO4 and 7 is the crystal store the water of crystallization। हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, अगले वाले क्लासेस में आगे हम पढ़ेंगे, ये सेकंड चैप्टर से है, एसिड बेस एंड सोल्ट से। तो बताएंगे क्या होता है, क्या चीज़ 7H2O होता क्या है। तो FeSO4.7H2O ये क्या है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल, FeRROUS फेरस सल्फेट क्रिस्टल CrysTal। तो जब हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, कैसे करना, नॉर्मली हीट करना है, सिंपल नॉर्मली हीट करना है। जब नॉर्मली हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, FeSO4 रह जाता है और 7H2O अलग हो जाता है। सबसे पहले वाटर निकल जाता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, व्हेन वी हीट फेरस सल्फेट क्रिस्टल कोमा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is eliminated and anhydrous ferrous sulfate will formed। तो क्या होगा, अब एनहाइड्रस की बात आती है। एनहाइड्रस वो सोल्ट होगा जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होंगे, जिसमें क्रिस्टलाइजेशन होंगे वो कहलाएगा हाइड्रेटेड सोल्ट। ये हाइड्रेटेड सोल्ट है और ये एनहाइड्रस सोल्ट है। तो क्या होगा, सिंपली जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल जाते हैं और सिर्फ क्या बच जाता है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बन जाता है। क्लियर। Now, the second question is that what happen when ferrous sulfate same FeSO4.7H2O अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट करें, ये स्ट्रांगली कैसा, स्ट्रांगली, तो सबसे पहली बात इसमें दो रिएक्शन हो जाएंगी। तो FeSO4 + 7H2O ये बनेगा, और हमें अगर इसको ही हीट अगर हम कर ही रहे हैं तो इसमें क्या बनेगा, Fe2O3 + SO2 + SO3। ये चीज़ें इसमें रिएक्शन बन जाती है। अगर हम और ज़्यादा हीट करते हैं तो क्या बनता है कि पहले तो फेरस सल्फेट बनेगा एंड देन उसमें क्या लिखेगा, Fe2O3 बन जाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो स्टेटमेंट आता है व्हेन वी हीट फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स strongly then what, and firstly FIRSTLY, firstly anhydrous FeSO4 will formed and then it decompose and form Fe2O3 SO2 and SO3 गैस। ओके, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन जाती है। क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि Zn, Mg एंड Fe
डिस्प्लेस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन है, डिस्प्लेस Cu फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन। वाई क्या आता है कि हमारा जिंक, मैग्नीशियम और आयरन क्या कर देते हैं, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? बिकॉज Zn, Mg and Fe are more reactive than Cu. That is why they displace copper from कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यही होता है कि इनमें तीनों के तीनों, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये कॉपर से जब ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो ये क्या काम करेंगे, कॉपर सल्फेट से इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं। CuSO4 प्लस व्हाट, Zn, देन व्हाट, ZnSO4 प्लस Cu, देन CuSO4 प्लस Mg, देन MgSO4 and plus Cu, next one CuSO4, then Fe, then FeSO4, then plus Cu। तीनों रिएक्शंस हमारी आ चुकी है। तो तीनों कंडीशन में हमारा कॉपर बाहर निकल चुका है, क्योंकि तीनों के तीनों एलिमेंट कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्लियर ना? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। 3 क्वेश्चंस और बचे हैं हमारे, 13 के बाद 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो हमारी क्लास एंड हो जाएगी फिर। क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is also known as single displacement reaction। Why? What is the reason? Means सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। रीजन क्या है? तो ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट because in displacement reaction only one element displace from its compound, क्योंकि क्या होता है, अपने कंपाउंड से सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस होता है। अगर सिंपल की जाए, अभी बताया था CuSO4 Zn, देन व्हाट, ZnSO4 प्लस Cu। इसमें Cu ही डिस्प्लेस हुआ और कोई डिस्प्लेस नहीं हुआ ना, एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कहता है कि एल्यूमिनियम डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम Fe2O3। वाई? ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से है। क्यों? बिकॉज सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा है, बिकॉज Al इज मोर रिएक्टिव देन Fe। सिंपल है, बिकॉज एल्यूमिनियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, Fe से। देन रिएक्शन क्या होगी, व्हाट ना, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम Fe2O3 एंड फॉर्म Al2O3। ओके, एंड फॉर्म Al2O3। सिंपल सी बात आती है कि जब क्या करेंगे, Fe2O3 की रिएक्शन Al से करेंगे तो इसमें Al2O3 बन जाता है और साथ में क्या निकल जाता है, आयरन निकल जाता है। बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 लगा देते हैं। ओके ना, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो Fe बाहर निकल गया, Al इसके साथ जुड़ के Al2O3 बना लिया। ओके, नाउ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि हाउ कैन you say that in our body decomposition
डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। कैसे कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है? तो सिंपली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन, अलग अलग तरीके के फूड होते हैं। तो व्हेन वी ईट फूड then this food contain complex material such as carbohydrate, protein, etc. बहुत सारी चीजें होती हैं। सो बट आवर बॉडी absorb only the minute nutrients, nutrients such as glucose, amino acids, etc. So when carbohydrate reaches in our stomach, it decomposes, it splits into simpler molecules which is favorable for absorption by our body। तो क्या होता है कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो इस फूड में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह। तो बट हमारी बॉडी किसको एब्जॉर्ब करती है, माइन्यूट मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करती है, जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को। तो क्या होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट हमारी स्टमक में पहुंचता है तो वहां पे स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। तो टूटना ही, अभी टूटा, डिकम्पोज हुआ, स्प्लिट्स हुआ, तो इसी चीज को हम क्या बोल रहे थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में जाके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाता है और क्या बना लेता है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड बना लेता है, जो कि हमारी बॉडी के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इससे हम क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम 15 क्वेश्चन का कलेक्शंस लेके आए थे, रीजंस टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर हमारी पसंद आया हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही एक नए टॉपिक्स के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।